कभी सोचा है, एक मशीन जो पहले पूरे कमरे में आती थी आज हमारी जेब में फिट हो जाती है। ये हुआ कैसे? आज हम कंप्यूटर के इसी कमाल के सफर को देखेंगे। कहाँ वो एक मामूली गिनती करने वाली मशीन और कहाँ आज के सुपर कंप्यूटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो फोन हम आज इस्तेमाल करते हैं, ये इतने शक्तिशाली हैं। क्या ये सच है कि ये उन शुरुआती बहुत बड़े बड़े कंप्यूटरों से भी ज्यादा काबिल हैं? ये सोचना ही कितना अद्भुत है। हाँ बिल्कुल, और इसका जवाब एक बड़ा हाँ है। जो फोन आज हमारे हाथ में है ना, वो उन पहली मशीनों से कई कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो चलो इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, उन लोगों से जिन्होंने पहली बार इसका सपना देखा था। तो देखो, इस सफर की शुरुआत होती है चार्ल्स बैबेज से। उन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। साल था 1837 जब उन्होंने एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट सोचा। और मजे की बात यह है कि उनकी इस सोच को हकीकत में बदलने का पहला कदम उठाया लेडी एडा लवलेस ने, जो दुनिया की पहली प्रोग्रामर बनी। अरे मतलब ये कहानी 1837 से भी पहले शुरू हो गई थी। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि कंप्यूटर तो 20वीं सदी की खोज है। हाँ सही पकड़ा। अगर हम सिर्फ गिनती या कह लो कैलकुलेशन की बात करें तो ये कहानी और भी पुरानी है। 1642 में ही पास्कलाइन नाम का एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बन चुका था, और वो एक बहुत ही जरूरी पहला कदम था। तो फिर कहानी आगे कैसे बढ़ी? बस यहीं से कंप्यूटर के विकास ने रफ्तार पकड़ी। और देखो, इस तेज सफर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे पीढ़ियों में बांट कर देखना, कि कैसे हम कमरे जितने बड़े कंप्यूटरों से जेब में आ जाने वाली पावर तक पहुंच गए। तो मोटे तौर पर हम कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में देख सकते हैं। देखो, पहली पीढ़ी चली वैक्यूम ट्यूब पर, दूसरी आई ट्रांजिस्टर के साथ, तीसरी में आए इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर। और आज हम 5वीं पीढ़ी में हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वीएलएसआई पर आधारित है। इसका मतलब है एक नन्ही सी चिप पर लाखों कंपोनेंट्स। हर पीढ़ी अपने आप में एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग थी। अच्छा, तो ये पहली पीढ़ी वाले कंप्यूटर दिखते कैसे थे? मतलब होते कैसे थे? कल्पना करो, इनियैक और यूनिवैक जैसे नाम थे उनके, और ये पूरे पूरे कमरे जितने बड़े होते थे। ये वैक्यूम ट्यूब्स पर चलते थे, जो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे और भरोसेमंद भी नहीं थे। और तो और, इनको जो निर्देश दिए जाते थे वो मशीन लैंग्वेज में होते थे, जिसमें गलती होने के चांस बहुत ज्यादा रहते थे। तो फिर ये इतने बड़े से इतने छोटे कैसे हो गए? ये कमाल किया इंटीग्रेटेड सर्किट ने, जिसे हम आईसीबी कहते हैं। ये तीसरी पीढ़ी की सबसे बड़ी मतलब क्रांतिकारी खोज थी। सोचो, एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बस इसी की वजह से कंप्यूटर का साइज एकदम से छोटा हो गया और वो ज्यादा भरोसेमंद और सस्ते भी हो गए। और इसके बाद तो बस रफ्तार बढ़ती ही चली गई। तीसरी पीढ़ी में पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस आया, जिससे कंप्यूटर चलाना बहुत आसान हो गया। चौथी पीढ़ी ने हमें दिया माइक्रो प्रोसेसर और सीडी रोम। यहीं से पर्सनल कंप्यूटर का जमाना शुरू हुआ। और 5वीं पीढ़ी, उसमें तो पावर बुक और पेंटियम प्रोसेसर जैसे शक्तिशाली कंप्यूटर हमारे टेबल पर आ गए। चलो, ये तो हो गई इसके बाहरी रूप की बात कि वो कैसे बदला, पर कंप्यूटर अंदर से काम कैसे करता है? मतलब उसका दिमाग क्या है, उसकी मेमोरी कैसे काम करती है? चलो अब जरा इसे समझते हैं। कंप्यूटर का दिमाग, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, दिमाग। कंप्यूटर का दिमाग होता है सीपीयू, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही वो हिस्सा है जो सारे के सारे निर्देशों को प्रोसेस करता है और सारी गणनाएं भी यही करता है। सच पूछो तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ये सबसे जरूरी हिस्सा है। ठीक है, दिमाग तो समझ आ गया, पर ये चीजों को याद कैसे रखता है? मतलब इसकी मेमोरी कैसे काम करती है? बहुत बढ़िया सवाल। देखो, मुख्य रूप से 2 तरह की मेमोरी होती हैं। एक है रोम, मतलब रीड ओनली मेमोरी। इसमें स्थायी निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को शुरू करते हैं। दूसरी है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अस्थायी होती है और जब तक कंप्यूटर चालू रहता है तब तक डेटा को रखती है। और हाँ, रैम और रोम के अलावा भी डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के तरीके बने। जैसे चौथी पीढ़ी में आया सीडी रोम, जो एक तरह की ऑप्टिकल मेमोरी थी। इसने तो बहुत ज्यादा डेटा को स्टोर करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया था। हार्डवेयर तो समझ आ गया, पर मशीन को ये पता कैसे चलता है कि उसे करना क्या है? एकदम सही सवाल। और यहीं पर एंट्री होती है सॉफ्टवेयर की। चलो अब उन निर्देशों की बात करते हैं जो इस हार्डवेयर को काम का बनाते हैं।
एक मिनट, हम तो इंग्लिश जैसी भाषाओं में प्रोग्राम लिखते हैं, है ना? पर कंप्यूटर उसे समझता कैसे है? बिल्कुल, इसके लिए एक खास प्रोग्राम होता है जिसे कहते हैं कंपाइलर। इसका काम क्या है? ये हमारी लिखी हुई हाई लेवल भाषा को मशीन की भाषा में अनुवाद करता है, जिसे सीपीयू समझ सके। इसे तुम एक अनुवादक की तरह समझो जो दो ऐसे लोगों के बीच बात करवा रहा है जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। देखो, कोई भी कंप्यूटर हो, उसके काम करने का मूल तरीका बहुत सिंपल है। बस 3 स्टेप्स। इसको ऐसे समझो, हम कच्चा सामान देते हैं, यानी इनपुट। शेफ उसे पकाता है, यानी प्रोसेस करता है, और फिर हमारे सामने एक डिश आती है, यानी आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, बस इतना ही है। तो सवाल ये है कि इनपुट हम देते कैसे हैं? अरे इसके लिए हम कई सारी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे जब हम कोई पेज स्कैन करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, या स्क्रीन पर लाइट पेन से कुछ लिखते हैं। ये सब क्या है? ये सब सीधे सीधे इनपुट देने के तरीके हैं। चलो, अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर कि आखिर ये डेटा होता क्या है और कंप्यूटर में ऐसी कौन सी सुपर पावर्स हैं जो उसे इतना खास बनाती हैं। डेटा। तो डेटा की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। देखो, डेटा की सबसे छोटी इकाई है बिट, और जब ऐसे 8 बिट्स मिल जाते हैं तो बनता है 1 बाइट। कंप्यूटर की पूरी भाषा इसी बिट और बाइट पर टिकी हुई है। और हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि डेटा और सूचना में फर्क क्या है। देखो, जो बिखरे हुए तथ्य होते हैं वो है डेटा, लेकिन जब उसी डेटा को एक सही तरीके से व्यवस्थित किया जाता है तो वो बन जाती है सूचना। और कंप्यूटर का असली काम यही है, डेटा को सूचना में बदलना। तो कंप्यूटर की वो 2 असली महाशक्तियां कौन सी हैं? पहली है परिश्रम। ये कभी थकता नहीं, कभी बोर नहीं होता, घंटों तक एक ही काम को बिना रुके कर सकता है। और दूसरी है स्वचालन, यानी ऑटोमेशन। एक बार प्रोग्राम लोड कर दो, बस फिर ये अपना काम खुद ब खुद पूरा कर लेता है, बिना किसी की मदद के। तो चलो एक बार फटाफट से इस पूरे सफर को दोबारा देखते हैं। हमने शुरू किया था बैबेज के मैकेनिकल सपने से, फिर हम पहुंचे कमरे जितने बड़े वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटरों तक, फिर हमने सिलिकॉन चिप की ताकत को समझा, और आखिर में जाना कि कैसे सीपीयू कंप्यूटर के दिमाग की तरह काम करता है। वाह, अब जाकर कंप्यूटर का पूरा इतिहास दिमाग में एकदम साफ हो गया है। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। मुझे खुशी है कि ये सब समझ आया। और एक बात याद रखना, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं ना, कौन जाने कल हमारे हाथ में क्या हो। तो बस सीखते रहिए, क्योंकि आने वाला कल यही। नमस्कार। आज हम सब एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है उन पुराने जमाने की गिनती करने वाले औजारों से लेकर आज की मॉडर्न मशीनों तक का, जहां डेटा मानो किसी नदी की तरह बहता है। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो स्मार्टफोन हमारी जेब में रहता है, इसके परदादा जी कैसे दिखते होंगे? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर यकीन मानिए, हमारी आज की कहानी की जड़ें यहीं से जुड़ी हैं, गणना के इतिहास से। तो सबसे पहले टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं उस दौर में जब कैलकुलेशन के लिए ना तो बिजली थी और ना ही कोई मशीन। ये वो दौर था मोतियों का, हड्डियों का और कुछ शुरुआती आविष्कारों का, यानी हमारे पहले कैलकुलेटिंग टूल्स का दौर। हमारी कहानी की शुरुआत होती है करीब 3000 साल पहले चीन में इस डिवाइस के साथ। इसे हम सब एबकस के नाम से जानते हैं। ये तारों पर लगे मोतियों से बना एक बहुत ही सिंपल सा यंत्र था, लेकिन इसे ही इंसानियत का पहला कैलकुलेटर माना जाता है। अब ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि पहला टैबलेट तो हजारों साल पहले ही आ गया था। जी हाँ, एबेकस शब्द एबेकोन से आया है, जिसका मतलब ही होता है टेबल या टैबलेट। तारों और मोतियों के इस आसान से स्ट्रक्चर को हमारे यहाँ गिनतारा भी कहा जाता है। कितना कमाल है ना? अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साल 1617 में जॉन नेपियर नाम के एक शख्स ने एक और बड़ा ही चालाक उपकरण बनाया, जिसे नेपियर्स बोन्स कहा गया। ये असल में हाथी दांत और लकड़ी से बनी कुछ रॉड्स का एक सेट था, जिसने गुणा और भाग करने को काफी आसान बना दिया। तो अब तक सब कुछ हाथों से हो रहा था, लेकिन अब वक्त था एक बड़े बदलाव का। हम अब एक नए युग में एंट्री कर रहे थे, गियर्स का युग, जहां मैकेनिकल कैलकुलेटर का जन्म हुआ। और ये है वो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर जिसे 1642 में ब्लेज पास्कल ने बनाया था। इसका नाम था पास्कलाइन और इसे एडिशन मशीन भी कहते थे। इसका मैकेनिज्म पता है कैसा था? ठीक वैसा ही जैसा हमारी गाड़ियों के मीटर में या घड़ी के अंदर गियर्स का सिस्टम होता है।
लेकिन देखिए पास्कलाइन में एक दिक्कत थी, वो सिर्फ जोड़ और घटाव ही कर सकता था। इस कमी को दूर किया 1671 में गॉटफ्रीड वॉन लाइबनिज ने अपने कैलकुलेटर से। लाइबनिज कैलकुलेटर आप कह सकते हैं पास्कलाइन का एक जबरदस्त अपग्रेड था, जो जोड़, घटाव, गुणा और भाग सब कुछ कर सकता था। ये वाकई एक बहुत बड़ा सुधार था। अब तक मशीनें हिसाब किताब तो कर लेती थी, पर उनमें याददाश्त नहीं थी, वो कुछ याद नहीं रख सकती थी। तो अब सवाल ये था कि मशीनों को याद रखना कैसे सिखाया जाए, कैसे उनमें मेमोरी डाली जाए। इस बड़े सवाल का जवाब मिला 1889 में हर्मन होलीरिथ से। उन्होंने अमेरिकी जनगणना के ढेर सारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक मशीन बनाई जिसे सेंसस टैब्यूलेटर कहते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी आविष्कार था ये पंच कार्ड। ये किसी मशीन के लिए डेटा स्टोरेज या कहे तो मेमोरी का पहला रूप था। इस आविष्कार के बाद 1937 में बना पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1। इलेक्ट्रोमैकेनिकल का सीधा सा मतलब है ये बिजली से चलने वाले स्विच और घूमने वाले मैकेनिकल पार्ट्स का एक मिला जुला रूप था। इसे IBM और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया था और ये साइज में बहुत ही बड़ा था। इसके साइज का अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाइए, 1,75,000। इतने तो इसमें सिर्फ कनेक्शंस थे। आज हमारे फोन की एक छोटी सी चिप में इससे करोड़ों गुना ज्यादा होते हैं। सोचिए उस वक्त ये बनाना कितना मुश्किल और कितना बड़ा काम रहा होगा। और अब हम इतिहास के सबसे बड़े मोड़ पर आ पहुंचे हैं। मैकेनिकल पुर्जों का युग खत्म हो रहा था और अब शुरुआत हो रही थी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की। ये इलेक्ट्रॉनिक युग की सुबह थी। और इस नए युग का पहला मील का पत्थर था 1939 में बना एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। शॉर्ट में इसे ABCB कहा जाता है। यही था दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे ABC ने एक रास्ता बनाया और उसी रास्ते पर चल के बना ENIAC जैसा कंप्यूटर। तो ABC ने शुरुआत की, लेकिन ENIAC पहला जनरल पर्पस यानी हर तरह के काम करने वाला फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना। तो अब जरा ENIAC की बात करते हैं। इसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसे J. प्रेस्पा एकर्ट और J. मॉचली ने मिलकर बनाया था। ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसे किसी भी तरह की गणित की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता था। ये सिर्फ एक ही काम के लिए नहीं बना था। इसके बाद जो अगला बड़ा कदम आया वो था EDVAC के साथ। इसने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट की शुरुआत की। अब इसे ऐसे समझिए, इससे पहले कंप्यूटर को कोई नया काम देने के लिए ना उसके तार फिजिकली बदलने पड़ते थे, लेकिन अब आप निर्देश यानी प्रोग्राम को कंप्यूटर की मेमोरी में ही स्टोर कर सकते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम अपने फोन में ऐप स्टोर करते हैं। ये आइडिया तो एकदम गेम चेंजर था। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये वो वक्त था जब कंप्यूटर बड़ी बड़ी लैब से निकलकर बिजनेस की दुनिया में कदम रख रहे थे। साल 1954 में आया यूनिवैक, जो बाजार में बिकने वाला पहला कंप्यूटर था। इसे जनरल इलेक्ट्रिक ने बनाया था और इसे खास तौर पर व्यापार और कॉमर्स से जुड़े कामों के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो ये सफर वाकई शानदार रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने एबैकस के मोतियों से शुरुआत की, फिर नेपियर्स बोन्स, पास्कलाइन के गियर्स और पंच कार्ड से होते हुए ENIAC और यूनिवैक के इलेक्ट्रॉनिक युग तक आ पहुंचे। हमने एबैकस के मोतियों से लेकर यूनिवैक्स की कमर्शियल पावर तक का ये लंबा सफर तय किया है। ये इंसानी जिज्ञासा और कुछ नया करने की चाहत की एक अद्भुत कहानी है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि